करना भी होता है। तो वो इतनी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, क्वेश्चन ही नहीं दिए, जिसकी वजह से वो कुछ कुछ टॉपिक्स में तो हो जाते थे, कुछ टॉपिक में आप फंस जाते थे। और जिस दिन गिल्ट आता है तो नेक्स्ट डे आपको ज्यादा एफर्ट डालने होंगे, सिंपल सी बात है। तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ कमल राज सिंह राजपुरोहित हैं। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं तो मुझसे ये 2 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने काफी रिगरस तैयारी करी हुई है एंड अपनी तैयारी में काफी अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। एंड एक बार इनके मुंह से इनकी कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद इनसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आंसरिंग हम करेंगे, जिससे काफी ज्ञान जो इनके पास है वो आप तक पहुंचाया जाए यूट्यूब के माध्यम से। सो ओवर टू यू कमल राज। हाँ सर। तो मेरा नाम कमल राज सिंह राजपुरोहित है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1688 है। और EWS रैंक 111 है। तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी साइंस स्ट्रीम को छोड़कर लॉ में आने से, जो कि मैंने 12th के बाद में किया था। उससे पहले मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैंने जेई के लिए एक पूरा साल दिया था 11th में। और उसके बाद मैंने एनडीए में स्विच करा। फिर आई विल अपीयर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर दैट आई थॉट दैट एवरीथिंग इज नॉट दैट गोइंग वेल फॉर मी इन द स्पेसिफिकली साइंस फील्ड, तो मैंने स्विच कर लिया। और मैंने सोचा है कि लॉ बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे रीड करने की तो आदत थी। मतलब ये था कि इतनी रीड नहीं करी थी मैंने बुक्स, बट आई कैन डू दैट वन। तो मैंने सोचा है कि ये फील्ड मेरे लिए बेटर है। तो मैंने क्या किया है, 2024 में जब क्लैट हो रहा था, आई थिंक 2023 में दिसंबर का एग्जाम, जिसे 2024 का एग्जाम कहते हैं, तो मैंने रैंडमली ऐसे ही उसे फॉर्म भर दिया था। मैंने कहा ऐसे ही ट्राई करके आते क्या है। तो मैंने फॉर्म भरा, उसमें मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। 2 हफ्ते बचे हुए थे आई थिंक। और उसमें मैं बस एक या दो मॉक लगाया था मैंने, उसमें भी मैंने आंसर को मैच नहीं किया, कितने सही कितने गलत, कितना कट ऑफ होता है, कुछ भी नहीं। और रैंडमली मैं मुझे एनएलयू जे का सेंटर मिला और मैं चला गया वहां देने। बस। फिर देते हुए सब अब पता ही था कि होने वाला तो है नहीं, क्योंकि तैयारी तो कुछ करी ही नहीं। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो रैंडमली वहां मैं गया, पेपर दिया अच्छे से तो नहीं दिया ऐसे। और वापस आ गया, उसमें मेरा स्कोर था कुछ 48 के आसपास। तो फिर मुझे लगा उस समय क्या था कि पेपर भी काफी इजी लग रहा था मुझे, क्योंकि वो आया भी मेरे हिसाब से वैसे ही था। तो मैंने कहा है कि ये हो सकता है, दैट कैन बी अ डुएबल थिंग। तो मैंने फिर वापस क्लैट का सोचा करने का। बट उस समय क्या था कि बोर्ड्स भी चल रहे थे और 2 एग्जाम मैं दे ही रहा था, जेई का भी मैंने एग्जाम दिया था, बट वो भी बात बनी नहीं थी। तो अभी फैमिली वही सब कह रहे थे कि पहले आप बोर्ड पे फोकस कर लीजिए, वो उचित रहेगा। और उस समय हमें बताने वाले भी कोई नहीं थे, बिकॉज भैया से मैं बाद में जुड़ा था। उससे पहले रैंडमली मुझे कुछ भी नहीं पता था क्लैट क्या होता है, कैसे तैयारी होती है। मैंने सोचा एक जनरल है, एक जेई में हम जैसे याद करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, वो करना है और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मैंने वो सोच के नहीं करी, मार्च तक वेट किया, एग्जाम दिया। मार्च के बाद थोड़ा सा 1-2 महीने मैंने रेस्ट ले लिया। मैंने कहा क्या ही है, एग्जाम ही तो है क्लैट, ऐसे ही कर लेंगे वो सोच के। फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि क्लैट का इजी है, सेल्फ स्टडी से मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं जेई कर ही रहा था, जेई के लिए। तो मैंने फिर एक स्पेसिफिक कोचिंग को ज्वाइन किया और मैं वहाँ से प्रिपेयर करने लगा। अब प्रिपरेशन में क्या हुआ है कि मैं रैंडमली ऑनलाइन जा रहा था, ऑफलाइन मॉक्स दे नहीं रहा था। और मैंने अंत तक कोई ऑफलाइन मॉक भी नहीं दिया। और फिर मैं रैंडमली एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देते हुए मुझे पता चला है कि जो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है और ऑफलाइन का है, उसमें डिफरेंस रहेगा अगर आप मॉक नहीं देते हो तो ऑफलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके सक्सेस के लिए। अगर आप वो क्राउड से डरते हो, या फिर आपने इतने सारे बच्चे देख लिए, अरे यार क्या होगा इतना कंपटीशन, क्योंकि वो मेरा सेकंड टाइम था, बट फिर भी मुझे वो प्रेशर तो फील हुआ ही। तो मैंने वो एग्जाम दिया, उसमें एआर आ गई थी और उस समय मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई टाइम प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट एक पढ़ाई कर ली है, पेपर देने जा रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, खत्म बात। तो इसलिए क्या हुआ है कि मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया
एनालिटिकल रीजनिंग वाले सेक्शन पे, पिछले वाला एग्जाम पे, जिसमें वो अरेंजमेंट करना था सर्कल वाला। वो और भी फिर गलत। मुझे वो पता, फिर उसमें भी मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा ये बन क्यों नहीं रहा है, ऑप्शन में ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो फिर वो ऑप्शन तो हुए नहीं, और मैंने अपना दिमाग थोड़ा ओवर थिंकिंग करके वही गलत कर दिए, और उसकी वजह से वो भी नंबर चले गए। उसमें मेरा स्कोर था 76 अप्रोक्स, और उसमें ऑल इंडिया रैंक 6 थी। और उसके बाद मैंने बिल्कुल फुल फ्लेजली जीके इन्फिनिटी से जीके इन्फिनिटी को ज्वाइन किया। और फिर तैयारी मुझे लगा अब सही चल रही है। उससे पहले तो कोई प्लानिंग नहीं, मतलब वो होता है कि आपको मेंटोरशिप की बहुत आवश्यकता होगी क्लैट के लिए। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, यहाँ क्या ही है, एग्जाम पढ़ लूंगा मैं, वो नहीं होने वाला, साफ बात है। क्योंकि आपको बताने वाला बहुत जरूरी है कैसे करनी है। इतनी सारी मटेरियल्स, इतने सारे जीके के फैक्ट्स, आप सब करने बैठ जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, साफ बात है। तो ये स्टार्ट हुआ था मेरे जनवरी में। जनवरी में मेरी पढ़ाई काफ़ी सही चल रही थी, सब सॉर्टेड था, सारे टाइम टू टाइम वर्क हो रहे थे। आपने स्पेसिफिकली वो जीके के लिए तो बहुत सही किया था, एक क्लास से बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी, सिलेबस आपने पूरा करा दिया था। अप्रैल मई तक हो गया था सारा सिलेबस, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। उस समय मेरा फ्लो बहुत स्ट्रांग था, एक स्कोर बहुत सही चल रहे हैं, 85 90 तक हो गया था उस समय। उसमें मेरे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत थी, वो क्यूटी थी। क्यूटी में इसलिए थी क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली, आपने करा तो दिया, बट वो रहता है ना, एक करना भी होता है। तो वो इतनी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, क्वेश्चन ही नहीं दिए, जिसकी वजह से वो कुछ कुछ टॉपिक्स में तो हो जाते थे, कुछ टॉपिक में आप फंस जाते थे। वो चल रहा था। उसके बाद मैंने तैयारी में थोड़ा सा बीच में बहुत सारे कैच भी आए थे। एक ये रूटीन चेंज हो गया, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, बीच में हमारे मतलब एक तरीके से रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, तो वहां भी मुझे जाना पड़ा। वो भी क्लैट के आई थिंक 2 हफ्ते पहले हुई थी, 2 या 3 हफ्ते पहले। तो वो मेन जो नवंबर वाला एरिया होता है, उस समय मैं हफ्ते भर कुछ भी नहीं कर रहा था। और वहाँ क्या होता है कि ऐसे कामों में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, और मिलता भी नहीं है, रैंडमली आपको सारा काम करना होता है। और बीच में और भी बहुत सारी दिक्कतें आई, एक बाहर जाना पड़ रहा है, और और फिर मैं ऑफलाइन भी आया था आपके पास, फिर ऑफलाइन भी वो नहीं रह आ पाया मैं। ऑफलाइन में तो क्या था कि फर्स्ट टाइम भी था, और उस समय क्या था कि मेरी प्रिपरेशन में ऐसे सही चल रही थी। और मैंने सोचा है कि अगर मैं 2 महीने वहां पर रह रहा हूँ और मुझे क्या एडजस्ट होने में समय लगता है बहुत सारा, एक, और वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा है कि आई विल गो बैक एंड आई कैन प्रिपेयर। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ रह लेता ना, तो वो जो कुछ नंबरों से मैं रहा हूँ ना, वो भी हो जाते हैं। बट जो भी है हो गया, सो हो गया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें मेरी 5 टिप्स है, अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर आप सोच रहे हो क्या मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए ऑनलाइन जाना चाहिए। ऑफलाइन इन द सेंस आपको जाना तो चाहिए, बट आपको एक ऑफलाइन, सॉरी, ऑनलाइन आपको जाना तो चाहिए, बट ऑफलाइन का आपको या तो टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए, या फिर आप पूरे ही ऑफलाइन आ जाओ, ये बहुत जरूरी है। और आप कह रहे हो कि मैं सारे सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन दे रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोग करते नहीं हैं ये भी। बट जो आपका पेपर आपको पता ही कि ऑफलाइन होने वाला है, और आपको रीड भी वैसे ही करना है, तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब मेरी रीडिंग स्पीड जो ये लैपटॉप पे थी वो बहुत फास्ट हो गई थी, मैं आराम से ना 18 मिनट्स में मैं सारा सॉल्व कर लेता था, ये कोई भी सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ। बट वो सेम चीज आप पेपर पे करो या फिर रीडिंग बेस्ड करो ना, तो हो सकता है कि ना वो 2 3 मिनट का फर्क आता है। दूसरी बात क्या है कि एग्जाम के दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। आपकी पूरी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, आप ऑल इंडिया रैंक 1 रैंकर भी हो, वो सिंगल डे है ना आपके साथ काफी चोट कर सकता है, बहुत बुरी तरीके से। और वो तो आपके एक्सपीरियंस मैंने कर। आपके सिंगल डे पे आते हैं। आप अपना जरा एक बार मुझे सुबह से लेके पेपर खत्म होने तक का 7 दिसंबर सुनाओ। क्या किया सुबह से, और पेपर जब देखा सबसे पहली बार क्या फील हुआ, और उसके बाद ट्रबल शूट कैसे किया। तो
मैं वेकअप हुआ था 8 ओ क्लॉक पे। 8 ओ क्लॉक वेकअप होने के बाद मैंने ना थोड़े से वो बेसिक चीजें होती है ना, एक सीआर में देख लो। रीड नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। मैं बस वही कर रहा था, एक देख लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। फिगर ऑफ स्पीच देख रहा था मैं, मुझे लगा यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो एक एज मिल जाएगी, तो वो भी चल रहा था। फिर आपने जो स्पेसिफिकली वो क्वेश्चंस के सेट दिए थे ना, 2000 आई थिंक, फिफ्टीन वो हंड्रेड हाँ वो मैंने प्रिंट करवा लिए थे पापा जी के साथ। अब ये सब करने के बाद मैं बैठ गया, मैंने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, ये सब कर लिया है जीके का। हाँ हमने ले लिया है वो प्रिंट आउट, वहां जाते ही हम कर देंगे। क्योंकि वो है कि आप अगर पहले रीड कर रहे हो ना, और बाई चांस आप एग्जाम देने जाओ, वहां पर आपको रीड ही नहीं हो रहा है, तो हो जाएगी दिक्कत, जो कि हो गई थी मेरे साथ। तो मैं जनरली ये सब कर रहा था, वहां गया मैं, शांति से बैठ गया, कुछ भी नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप जाओ पेपर दे दो, पेपर आके फिर जितनी मस्तियां करनी है करो। तो मैं वही रीड कर रहा था, सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन करने के बाद मैं अंदर गया। अंदर गए, हम आराम से बैठ गए, बाकी सारा काम हो गया। अब हम वेट कर रहे थे। अब पेपर तो एज यूजुअल सबको पता ही होगा कि वो 2 बजे के बाद ही खोलने को देते हैं, और स्टार्ट भी 2 बजे के बाद ही होता है। तो हम वेट ही कर रहे थे, ज्यादा हम कुछ कर नहीं रहे थे। आधे घंटे बैठा था, हेड डाउन कर लिया, और बस आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहा था। वो है कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक कर दो पूरा। पेपर आएगा चुपचाप कर देंगे, खत्म बात। अब अपन को और करना ही नहीं है, क्योंकि इतना आपने जो तैयारी करी है ना, इतनी सारी पढ़ाई करी है, उसके बाद हो जाएगा, वो वाला होना चाहिए। एक उस समय डाउट करने लग गए तो फिर वो पेपर कितना भी आसान आ जाए, आप गलत ही करने वाले हो। तो फिर सिंपल मैंने पेपर ओपन करा एज यूजुअल, बट ओपन करते समय क्या हुआ है कि मेरी जो बेंच थी वो टिपिकली थोड़ी सी गलत आ गई थी, तो वो थोड़ी बाउंसी वाली बेंच थी। सेकंड क्या हुआ है कि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था, और मुझे एक तो वॉच नहीं दिख रही है, तो टाइम का पता नहीं। अब वॉच, ये मेरी गलती थी कि मैं वॉच लेके नहीं गया। दैट वाज माय सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक, दैट आई हैवंट हैव अ वॉच ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि मुझे लगा है कि जनरली क्या होता है, वहां पर वॉच होती है, बट जरूरी नहीं है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट वैसा मिले जिससे आप टाइम को देख सको। क्योंकि बिल्कुल रैंडमली मुझे एक फर्स्ट बेंच मिली है, मेरे आसपास में एक विंडो है, दूसरे साइड पे मेरे इन्विजिलेटर ही बैठा हुआ है, और वो भी बेंच एक छोटी सी है, और वो भी वाइब्रेट कर रही है। मेरे पास टाइम का पता नहीं है। मैंने पेपर ओपन करा, पेपर ओपन करके एज यूजुअल आपकी दी हुई वो जो टेक्निक थी, वो जो टिप्स थी, एक पहले वो वाला सेक्शन करो, फिर वो वाला सेक्शन करो, फिर वो वाला, बेस्ट थी। और उसकी वजह से नंबर आ गए नहीं तो फर्स्ट टाइम मैं गया जीके पे। जीके में एज यूजुअल इजी थी। अब जीके मैंने क्या की, स्पीड में कर ली थी। स्पीड में करने की वजह से क्या हुआ है कि मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन को गलत कर लिया, जो कि मुझे पता था, और जो मेरे हिसाब से सबको पता था। जो ग्राशिया वाला क्वेश्चन था, जिसका मतलब था अनट्रस्टवर्दी पर्सन था या नहीं, अनवेलकमिंग पर्सन था, उसे मैंने थर्ड ऑप्शन में कर दिया। दैट वाज माय मिस्टेक। उसके बाद मैं गया इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मैंने फर्स्ट रैंडमली एक, सारे पैसेजेस को तो देख लिया था हमने, तो एक पैसेज था जो मुझे लग रहा था इजी है, वो मैंने कर लिया। अब मैंने जैसे ही दूसरे पैसेज पे गया, मुझसे रीड ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं रीड कर रहा हूँ, बट वो जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हो ही नहीं रहा है। तो उस समय मैं बिल्कुल चिंतित हो गया था, पैनिक मोड में, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने जंप करा डायरेक्ट लीगल सेक्शन पे। मैंने कहा जो हो रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। लीगल पे जाके मैंने पूरी लीगल एक ही गो में कंप्लीट करी। फिर मैं वापस आया इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन को मैंने बाकी वाले पैसेजेस को कर लिया। उसके बाद मैं गया गलती से लॉजिकल पे। लॉजिकल पे गया, तो पहले मैंने देखा है कि अच्छा, 4 AR के पैसेजेस है, उसमें ब्लड रिलेशन वाला मुझे पता था कि हाँ ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेरे हिसाब से जो अरेंजमेंट वाला था, वो भी मुझे पता था कि हाँ इट कैन बी अ डुएबल थिंग। और जो टीम वाला था, वो मुझे लगा है कि ये वो वाला सेक्शन है, अगर ये मैंने कर लिया तो रैंक कहीं से नहीं जाने वाली है, सिंगल डिजिट पे बिल्कुल पास में आने वाले हैं। तो वो मैंने कहा कि बाद में करेंगे, जो कर रहे हैं वो कर लिया हमने। फिर मैं गया
क्यूटी सेक्शन पे, और क्यूटी में मैंने ये गलती कर दी कि मैंने अपने आप पे भरोसा ही नहीं किया। मैंने जो फर्स्ट पैसेज था, एज यूजुअल मैंने फर्स्ट पैसेज को उठा लिया। सेकंड वाला इजी था, मुझे पता भी था, बट मैंने कहा कि ये वाला कर लेते हैं। ये वाला मैंने कर भी लिया, मैंने टेबल्स बना ली, मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। बट एट दैट टाइम आई डाउट माई सेल्फ दैट आई हैव डू इट राइटली और नॉट। क्या मैंने सही से कर भी लिया है, या मैंने कुछ गलती कर दी न्यूमेरिकली। प्रैक्टिस फुल थी, बहुत सारी डीआई थी, बट उस समय मैंने ये डाउट कर लिया, जिसकी वजह से मैंने उसी पैसेज को 2 बार सॉल्व कर लिया। और फिर मैंने करा वो उस वाले को। उसमें मेरा ये गलत हो गया था, बाकी सही थे। मतलब मैंने 8 क्वेश्चंस करे थे, 2 मैंने करे नहीं थे, क्योंकि वो भी फर्स्ट पैसेज से ही किए थे, क्योंकि मुझे उसमें भी डाउट था। आफ्टर डूइंग 2 टाइम्स इज आई एम डूइंग राइटली, और इफ देर कोई भी दिक्कत हो सकती है कारण में। और दूसरी बार ड्रॉपर भी था। एक गलत क्यों ही कर रहे हैं, सच है। सही हो रहा है तो कर लेते हैं, गलत करने से अच्छा है कि नहीं थोड़ी करो। सी क्या ईगो भी आई बीच में? वो आई थी, उसकी वजह से ही तो रैंक चली गई। तो ये काफी बड़ा दिक्कत। टेकअवे हो गया ना फिर। हम्म। उसके बाद एनालिटिकल में गया, एनालिटिकल में बाकी वाला मैंने सॉल्व कर लिया। उसमें मैंने एक और जगह पे गलती कर दी, जो था लास्ट बट वन। हम्म। उस समय मैंने ये सोच लिया कि नहीं नहीं नहीं, क्लैट इतना समझदार थोड़ी ना है कि वो सेकंड लास्ट की बात कर रहा है, वो तो लास्ट की बात कर रहा है। तो वो मैंने करके 4 क्वेश्चन वहां चले गए मेरे। उसके बाद मैंने, अब मेरे पास काफी टाइम था, टाइम की कमी नहीं थी मेरे पास। इट्स जस्ट दैट कहीं 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 आप डाउट कर लेते हो, और कहीं पे आप बहुत फास्ट हो जाते हो। मेरे पास आई थिंक 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स बचे थे। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, आई नो। और मेरे पास सिर्फ एक डीआई थी, वो थी वो टीम वाली। और उस समय क्या था, मेरे पास टाइम था ना। तो आप लास्ट प्रिपरेशन, आप लास्ट में क्या होता है कि आप टेस्ट देते देते आपको लगता है कि यार इतना समय है, मैं तो आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उस समय आप बिल्कुल ऐसा शांत हो जाते हो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय मैं वो उस कंडीशन में चला गया। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। रैंडम में उसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। उसमें मेरे है ना, जो स्पेसिफिकली 2 लाइंस मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं उसे कर रहा हूँ। और वो मेरी गलती थी कि नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो होने होने के चक्कर में क्या है, इंग्लिश में एक मतलब एक क्वेश्चन था जो मैं कर सकता था, वो मैंने छोड़ दिया। और उसकी वजह से रैंक चली गई एज यूजुअल। तो इसमें कुछ 5 टेक अवेज हैं। कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो आपकी, 80 हो, 90 हो, कितने भी मॉक सॉल्व कर लिया हो, कितने भी 100 के ऊपर नंबर आ रहे हो, अगर आपका वो दिन खराब चला गया ना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली है ना, अब पेपर के समय आप पे खुद पे डाउट करने का कोई मतलब नहीं है। आपने कर लिया, आपने जितना देना था दे दिया। उस समय आ रहा है आपको समझ में, आपका लॉजिक लगाओ। आपने इतनी तैयारी तो करी है, आपने रीजनिंग तो बहुत सारी मैच करी है, तो आप अपने हिसाब से चलिए ना। एक यार ये तो ऐसा होता है, पिछले साल ऐसा हुआ था, क्लैट कभी ऐसा करता ही नहीं है। वो आप उस समय सोचो ही मत, आप बस पेपर कर लो, खत्म बात। तीसरा टेक अवे मैं ये कहूंगा, एक क्यूटी में एज यूजुअल कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन पे डाउट ना करो। आपकी रैंक तब जाएगी अगर आपने तैयारी कर भी ली ना, एक आपने लास्ट में जाके डाउट कर लिया, एक नहीं इसका आंसर तो ऐसे होना चाहिए, नहीं इसका आंसर तो ऐसे होना चाहिए। उसकी वजह से आपकी रैंक जा सकती है। दूसरा है, स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, सबका अप्रोच एक अलग होता है। एक अप्रोच से ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। लॉजिकल का अप्रोच है ही नहीं ये कि आप डायरेक्टली एक रीड कर लेता हूँ आंसर कर लूंगा, नहीं, उसका अप्रोच अलग है। ब्रेक डाउन करो पैसेजेस को, उसमें आइडियाज को ढूंढो, उस तरीके से होगा। हर चीज का एक तरीके से है ही नहीं। इंग्लिश का अप्रोच अलग है, जीके का अप्रोच अलग। जीके का तो अप्रोच ही नहीं है, फैक्ट्स आ रहे हैं टिक करो, नहीं आ रहे हैं छोड़ दो, कोई मतलब नहीं होता। उसकी वजह से भी मेरे नंबर बचे हैं, क्योंकि है ना, कुछ ऐसे भी थे जो मुझे लग रहा था कि कर देता हूँ टिक, बट मैंने कहा कि नहीं, आ रहा है तो कर लेते हैं, नहीं आ रहा है तो जाने दो। नहीं तो और भी माइनस हो सकते हैं आपके नंबर, हो सकता है जो आप आने वाले थे ना, वो भी आप नंबर जाने वाले होंगे। तो ये दिक्कत हो सकती है। बाकी तो प्रिपरेशन में ठीक ही था, अच्छी ही गई थी मेरी।
एक चीज और कि मैंने एक चीज ये नोटिस करी थी व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, कि तुम्हें काफी सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स याद रहते थे और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे थे। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर ऐसा करना चाहे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस लेवल की नॉलेज, पहले नॉलेज तो दे ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो यहाँ याद रहना और जब जरूरत है वो उस टाइम पर दिमाग में से निकल के आना, वो पर्टिकुलर जीके का फैक्ट, जीके की बात हो रही है अभी, ये कैसे इंश्योर करते हैं एज एन एस्पिरेंट? जीके के लिए तो जनरली अप्रोच यही होती है कि आप रिवीजन करो बहुत सारा। मतलब मैगजीन, जैसे मैं मैगजीन्स को आप बहुत बार रिवाइज कर लेते हो ना, 4 5 बार, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर यहाँ से सवाल आ गया, 4 ऑप्शन दे भी दिए ना, तो भी मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। और आप अगर स्पेसिफिकली फैक्ट्स पे चले जाएं कि अरे ये स्टैटिक जीके का फैक्ट याद नहीं हो रहा, या इसे याद कैसे करूं, तो उसे आप है ना पर्सनल बना लो, उसे स्पेसिफिकली जोड़ने की कोशिश करो। तो उसे आप है ना फैक्ट अपने आप से कनेक्ट कर लो। जीके याद होगी ही नहीं अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। अब मुझे है ना जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, वो सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है। एक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो रैंडमली कुछ चैनल्स होंगे जीके के, वो काम के नहीं है आपके, मुझे पता है प्रिपरेशन में काम नहीं आएंगे इतने स्पेसिफिकली। बट क्या होता है कि वो रैंडम रैंडम फैक्ट्स बता देते कभी कभार। और जियो पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज जो कनेक्टेड है। अब जैसे है ना बेरिंग स्ट्रेट है रशिया और इंडिया, यूएसए के बीच में, तो ये फैक्ट कैसे याद है कि आपने रैंडमली किसी व्यक्ति से सुन लिया और वो आपको याद है। और ये क्या होता है कि जो पर्सनली कनेक्ट कर लो है, कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना जीके में, एक नहीं ये मुझे अच्छा लगता है या ये चीज से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो आप कनेक्ट करते जाओगे तो याद होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाकी इसके दो एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक, हमने वो याद है यूरोप में से ट्रेड कैसे मलक्का स्ट्रेट पे जाता है, हमने पूरी कहानी बनाई थी उसकी, जो कि बिल्कुल हम्म। नॉनसेंस कहानी थी लेकिन हमको याद रह गया उसके बाद। और दूसरा वो हमने नागालैंड और वो सब पूरा वो बच्चे वो करता बिल्कुल है हाँ। की कहानी बनाई थी। तीसरी चीज, हमने वो एफएओ और वो किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसकी कहानी बनाई थी। फिर उसके बाद हमने सबके कैपिटल याद करे थे जो नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल वो तो। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं स्पेसिफिकली, अब जो कि अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बट ये जो बैच के अंदर हमने काम करा है उसमें ये फैक्ट्स में भी शायद पेपर में इसमें से एक दो चीजें ही काम आई हो, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में ऐसा छप गया कि कोई भूल थोड़ी पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये है कि नॉलेज हमेशा काम ही आती है, आगे कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी, वो वाली बात है। आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कौन सी पोजीशन पे कहाँ काम आ जाए आपको वो चीज। अब वो जैसे ये बात आर्टिकल तो। 19 ही है, हमने उसका एक एक प्रोविजन याद कर लिया उठा के, अब वो आपको तो वो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली। आर्टिकल 19 तो हर किसी को ही काम आती। तो प्रियम्बल भी काम आ गए आप अगर हम देखें तो। बिल्कुल, प्रियम्बल आपने मैंने A1 पे जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे बोला था कि आप सामने लगा लो अपने, किसी ने लगाया हुआ होता तो वो रोज उसको देखता और उसके 5 नंबर यहाँ आ जाते सीधे सीधे। सेम, मैंने उसे ना 4 5 और रिवाइज कर लिया था, एक एक स्पेसिफिकली लाइंस वो रट लेते हैं ना उस तरीके से। तो उन्होंने जब साफ दिया तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो रोज का काम है, तो हम्म। ये वाला आंसर में गलत हो ही नहीं सकता। हम्म। लॉ एस्पेरेंट है, यही गलत कर लें। कोई बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा उसको प्रियम्बल ही नहीं आता तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा फिर तुम? बिल्कुल सर, वही है। और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी को बिल्कुल याद करना था, वो भी बहुत अच्छे से हो गया था। बट ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं आए, बट वो आगे जरूर काम आएगा लॉ के में। एक चीज और कमल राज, जैसे तुमने क्लैट के लिए प्रॉपर फुल टाइम एक ड्रॉप लिया, ठीक है, हम्म। जैसे कल एक वीडियो देखी होगी मैंने अपने चैनल पे भी डाली है, और बच्चों की क्वेरी आ रही है कि क्या हम ड्रॉप लें या नहीं लें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये इसको आंसर करते हुए प्लस के ड्रॉप लेने का एग्जैक्टली फायदा क्या होता है अगर कोई ड्रॉप लेना चाह रहा है, जो तुमने खुद की प्रिपरेशन में चेंजेस नोटिस किए हो, तो एक बार वो थोड़ा समझो। ड्रॉप का फायदा तो तभी होगा जब आप पढ़ोगे, क्योंकि मैंने भी लिया था, 12th है, 12th के बाद एक वो जो अपन ड्रॉप कह सकते हैं उसे, जिसमें मैंने कोई कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया और मैंने जस्ट प्रिपरेशन करी। बट उसमें फर्क ये होता है कि आप मेंटोरशिप कैसे ले रहे हो और किस व्यक्ति से ले रहे हो। आप रैंडमली ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कुछ ज्वाइन कर लिया है, आप क्लासेस कर रहे हो, दैट्स ऑल, और मेरी तैयारी तो बढ़िया चल रही है, मॉक स्कोर को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, मॉक के स्कोर को बढ़ा कैसे, कैसा होना मतलब बढ़ाना कैसे, वो आपको नहीं पता है। अप्रोच होनी चाहिए। ड्रॉप बहुत इजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लग रहा है।
अगर यार मेरे जो ग्रेजुएट मेरे दोस्त हैं वो आगे निकल जाएंगे, मैं जूनियर हो जाऊं, कोई नहीं देखता। कोई भी नहीं देखता। वो अलग है। एक आपका सपना है कि नहीं मैं तो जुडिशरी में जा रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब करूंगा। तब आपको ये देखना होगा कि क्या ये अलाइन हो रहा है आपके साथ। ऐसा तो नहीं हो जाए कि आप पास आउट हो, आपकी एज निकल जाए, या फिर आपको ज्यादा समय लगे। वो वाली बात है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो ना कहीं पे भी, कोई नहीं देखता, काम देखते हैं सब। काम आ रहा है तो बस आप हायर हो, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और ड्रॉप का ये जरूरी है कि आप ड्रॉप लो ना, तो स्पेसिफिकली आप जिस कार्य के लिए ले रहे हो ना उस पर फोकस रखो। क्योंकि है ना, पूरा साल एक जैसा कभी किसी व्यक्ति का नहीं गया और कभी भी नहीं जाएगा। आप सोच रहे हो, आप इस कंडीशन में सोच रहे हो कि अभी मेरा दिन अच्छे जा रहे हैं, मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, मेरा पूरा साल ही ऐसा जाएगा। मैंने भी सोचा था, एक मेरा तो सही चल चल रहा है, साल भर में क्या ही दिक्कत आएगी। बट वो क्या होता है, फिक्स पता नहीं होता ना आपको। बट ये है कि आपको टिके रहना होगा। आपने ड्रॉप लिया है, आपने कोई चीजें सेक्रीफाइस भी करी होगी। एक बाकी बंदे घूम रहे जा रहे होंगे, आप नहीं जा पा रहे हो, आप लगे हुए हो, आप दिन रात पढ़ रहे हो। तो आप उससे अलाइन भी तो करो, आप उसके साथ भी तो चलो। आप वहां क्यों देख रहे हो कि वो ये कर रहे हैं? अगर ड्रॉप लिया है तो बस तैयारी भी वही करो। एनएलएसआई जाना है तो वो तैयारी करो, आप फोकस वहीं रखो, बाकी सबसे हट जाओ। ड्रॉप ले रही हो, एवरीथिंग, हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाओ। कोई कुछ नहीं है, बस आप और आपकी पढ़ाई है। फोकस करो। अब एक दिन कभी कभार होगा, नहीं नहीं आज नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सो जाओ, कहीं घूम के आ जाओ। वो वाली बात है, जैसे आपने बताया था, सबसे बेस्ट है फोन तो नहीं चलाएं तो उचित रहेगा। और फोन चला रहे हैं तो बस अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े रहें, वो उचित रहेगा। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं इंस्टा भी चला रहा हूँ, मैं फेसबुक भी चला रहा हूँ, मैं क्लैट की भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा तो ड्रॉप भी है, तो फिर वो ड्रॉप ना ही लेते तो उचित रहता। कर ही रहे हो तो पूरा ही करो। इसमें कोई एस्पिरेंट जैसे ब्रेक लेता भी है अगर मान लो, तो उसमें उसको एक सेंस ऑफ गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि अरे यार पढ़ नहीं रहा मैं इस टाइम पे, बाहर घूम रहा हूँ। तो वो गिल्ट फीलिंग और एक ब्रेक की प्रोडक्टिविटी कैसे आती है? गिल्ड फीलिंग का तो ये है कि अगर एक तो गोल होता है जो आपको मिलता है, एक गोल होते हैं जो आप अंदर से जानते हो, अगर मैं इतना पढ़ रहा हूँ ना तो ये अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी पोटेंशियल को यूज कर रहा हूँ। एक होता है कि हाँ एक्सटर्नली मिल रहा है गोल आपको, वो आप कर रहे हो, एक अंदर से आ रहा है। आप अगर अंदर से सेटिस्फाई हो ना, एक कई दिन होंगे नहीं होगे आप, पर आपको ये करना है मैक्सिमम दिन आप सेटिस्फाई हो अंदर से। एक हाँ मैंने आज पढ़ाई करी है, मुझे कुछ पता चला है, कुछ यूनिक चीज मुझे पता चली है कि इसको ऐसे अप्रोच करना है, इसको ऐसे अप्रोच करना है, और मैं पढ़ रहा हूँ। तब तो गिल्ट नहीं आएगा। और जिस दिन गिल्ट आता है तो नेक्स्ट डे आपको ज्यादा एफर्ट डालने होंगे। सिंपल सी बात है। आज गिल्ट आ रहा है ना, तो कल ज्यादा एफर्ट डालो। अगर कल नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके अगले दिन उससे ज्यादा एफर्ट डालो। सिंपल सा गोल है। अगर आज नहीं पढ़ूंगा ना तो कल ज्यादा पढ़ना है, और कल नहीं पढ़ूंगा ना तो परसों उससे ज्यादा पढ़ना है। ये वाला जो प्रेशर है ना, उससे अच्छा है कि फिर क्या होता है, एक व्यक्ति है ना हमेशा ये इजी चीज को देखता है। एक है, एक मैं यार कल ज्यादा पढ़ूंगा, परसों उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि चुपचाप आज ही पढ़ लेता हूँ। एक स्पेसिफिकली ड्रॉप उन्हें ही लेना चाहिए जिन्होंने ये अपना 100% नहीं दिया। दे कैन थिंक, एक उनके पास अभी भी इतना स्कोप है कि वो इम्प्रूव कर सके, और आप वो डेडिकेशन के साथ एक पूरा साल दे सके सिर्फ क्लैट को। आई मीन जस्ट क्लैट। आपका दिन के शुरुआत से दिन के अंत तक, अगर आप सिर्फ क्लैट के लिए पढ़ सकते हो तो आप ड्रॉप दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 ये नहीं होगा, और अगर आपको श्योरिटी नहीं है, एक क्लैट में दे तो सकता हूँ, बट ये है क्या पता हो जाए, क्या पता नहीं हो, ये डाउट है, तो आप ट्राई कर सकते हो कॉलेज के साथ। बट ये है कि डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करोगे ना, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि आपका हो जाएगा। और आप अगर बीच में ही रह गए तो वो क्या होता है, हार्ड टाइम्स आते हैं क्लैट के प्रिपरेशन में। जब आपको लगता है कि यार जाने दो ना यार, क्या ही करना है, कुछ और कर लूंगा, उस समय या आपके पास जब वो एक सेफ्टी नेट होता है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो
कहता है कि जाने दो, स्विच कर लेते हैं, यही कर लूंगा मैं। मेरे पास वो कुछ भी नहीं था। नहीं मेरे पास कोई कॉलेज, नहीं मुझे कहीं जाना, ऊपर से मेरा ड्रॉप सेकंड वाला चल रहा था। तो एक तरीके से प्रेशर का अमाउंट तो बना हुआ था, अब करना तो यही था, नहीं तो कुछ भी नहीं करना था। तो इसलिए लास्ट में जब क्लैट का एग्जाम भी मैं दे रहा था ना, और इवन एक AR आ गई आपकी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो भी मुझे पता था कि आप जो भी है, बस पेपर दे दो जल्दी से, और सही से दे दो। कोई भी सिचुएशन बन रही है, और उसकी वजह से एक डर भी बैठता है आपके पास, अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो लास्ट में आपको ये डर रहता है कि मैं इसे भी ना खो दूं, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वो आपको एक सेल्फ डाउट में भी रख सकता है। तो आप ज्वाइन करो, पर उसे ग्रांटेड मत लो कि ये मेरा सेफ्टी नेट है, कुछ नहीं, नहीं आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है आपके पास सिर्फ क्लैट है। वहीं से ही आपको टॉप एनालिस्ट में जगह मिलेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, और कुछ भी नहीं है। आप लोकल कॉलेज से कर लो 5 साल, क्या करोगे फिर? उसके बाद भी तो आपको सोचना है ना। बट ये है लोकल कॉलेज से आप अगर अलग फील्ड में जा रहे हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, जुडिशरी में जा रहे हो, और आपको लगता है इट मेरे लिए अच्छा है, तो आप कर सकते हो, उसमें दिक्कतें नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है कमलराज, आपको ठीक है। पढ़ाकर बहुत मजा आया, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आई होप आपको भी हमसे पढ़ के बहुत मजा आया होगा इन 2 साल। तो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड होपफुली हम एनएलआई में मिलेंगे तो हम भोपाल में फिर से मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल सा। बिल्कुल। तो पापा को भी लेके आना, और मिठाई तो मैं इंतजार कर ही रहा हूँ। बिल्कुल सा।